नमस्कार। अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक विषय है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजस्थान में 1857 का विद्रोह। तो आज हम इसी बेहद जरूरी चैप्टर को हर एंगल से समझेंगे, खासतौर पर परीक्षा में आने वाले सवालों को ध्यान में रखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आग कितनी तेजी से फैली। सिर्फ 18 दिनों के अंदर 28 मई तक ये चिंगारी राजस्थान के नसीराबाद पहुंच चुकी थी और यहीं से राजस्थान में आज़ादी के पहले संग्राम की कहानी शुरू हुई। अब सवाल ये है कि ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं है। ये सीधे सीधे आरपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में लिखा है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति। इसका मतलब साफ है, यहां से सवाल बनना लगभग तय है। तो हर एक डिटेल पर ध्यान देना होगा। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। फिर हम मिलेंगे इस कहानी के असली किरदारों से। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी क्रांति आखिर असफल क्यों हुई, और अंत में हम बात करेंगे कि इसकी विरासत क्या रही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां क्रांति की आग सबसे ज्यादा भड़की। राजस्थान में वो कौन से हॉटस्पॉट्स थे जो इस विद्रोह का गढ़ बने। शुरुआत करते हैं उन 6 ब्रिटिश छावनियों से जहां से ये सब शुरू हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश छावनियां थीं: नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। लेकिन यहां परीक्षा के लिहाज से जो बात याद रखनी है वो ये कि इन 6 में से 2 छावनियों, ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब जो भी एक्शन हुआ वो मुख्य रूप से पहली 4 छावनियों में ही हुआ। राजस्थान में विद्रोह का बिगुल बजा नसीराबाद से। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत कर दी, और इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। ये सैनिक हाल ही में मेरठ से आए थे और इसी वजह से अंग्रेज अधिकारी इन पर शक कर रहे थे। इसी शक और अविश्वास ने सैनिकों के गुस्से को विद्रोह में बदल दिया। नसीराबाद के कुछ ही दिन बाद 3 जून को आग नीमच तक पहुंच गई। यहां का किस्सा तो और भी ज्यादा नाटकीय था। कर्नल एबॉट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ लेने पर मजबूर किया। इस पर अली बेग नाम के एक घुड़सवार सैनिक ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि जब अंग्रेजों ने खुद अपनी शपथ नहीं निभाई तो वो भारतीय सैनिकों से वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बस इसी बात पर विद्रोह भड़क उठा। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये एरनपुरा छावनी के सैनिकों का मिशन स्टेटमेंट था। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह करने के बाद उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। दिल्ली पहुंचना है और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। ये नारा उस दौर की क्रांतिकारी भावना को पूरी तरीके से दर्शाता है। अब बात करते हैं आउआ की, जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में विद्रोह का एक मजबूत गढ़ बन गया था। उन्होंने एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़ी, एक तरफ अंग्रेजों से और दूसरी तरफ जोधपुर के महाराजा से, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 8 सितंबर को उन्होंने बिथौड़ा में जोधपुर की सेना को हराया, और फिर 18 सितंबर को चेलावास की लड़ाई में तो उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मॉन्क मैसन का सिर ही कलम कर दिया। इसी चेलावास की लड़ाई को आज भी लोकगीतों में काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। लेकिन अगर राजस्थान में सबसे भीषण और सबसे सुनियोजित विद्रोह कहीं हुआ तो वो जगह थी कोटा। यहां मेहराब खान और जयदयाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग 6 महीने तक शहर पर अपना कब्जा बनाए रखा। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके बेटों की हत्या कर दी और बर्टन के सिर को पूरे शहर में घुमाकर ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। तो इस पूरे संघर्ष के मुख्य चेहरे कौन थे? कौन थे वो नायक जो आजादी के लिए लड़े, और कौन थे वो शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर इस विद्रोह को कमजोर किया? चलिए अब दोनों पक्षों के किरदारों को समझते हैं। इसे समझने के लिए पहले 1857 के राजस्थान के पावर स्ट्रक्चर को समझना होगा। उस समय अलग अलग रियासतों के शासक कौन थे और उनके दरबारों में कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट तैनात थे जो असल में अंग्रेजी सरकार की आंख और कान का काम करते थे। ये लिस्ट परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहां से सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बनते हैं। याद है, हमने अभी कोटा के मेजर बर्टन और जोधपुर के मैक मेसन की बात की थी।
देखिए, इस लिस्ट में साफ दिया है कि उस समय कौन सा शासक किस ब्रिटिश एजेंट के साथ काम कर रहा था। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खान और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी जो अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, और दूसरी तरफ थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों के शासक जो विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की पूरी पूरी मदद कर रहे थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी विश्लेषण पर। इतनी वीरता और बलिदान के बावजूद राजस्थान में ये विद्रोह आखिरकार सफल क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तो इतनी बहादुरी क्यों काम नहीं आई? इसके मोटे तौर पे 4 मुख्य कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण, ज्यादातर राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा, क्रांतिकारियों के पास कोई एक केंद्रीय नेतृत्व या कोई ठोस योजना नहीं थी, सब अलग अलग लड़ रहे थे। तीसरा, वो अंग्रेजों के सबसे बड़े शस्त्र भंडार और खजाने यानी अजमेर पर कब्जा करने में नाकाम रहे। और चौथा, ये विद्रोह पूरे राजस्थान में ना फैलकर कुछ ही इलाकों तक सिमट कर रह गया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के इस बयान से मिलता है। उसने बाद में साफ साफ स्वीकार किया कि अगर रियासतों के राजाओं ने तूफान के आगे बांध का काम न किया होता तो भारत में ब्रिटिश शासन उसी वक्त बह गया होता। ये एक लाइन विद्रोह की असफलता की पूरी कहानी बता देती है। ठीक है, विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह व्यर्थ गया। इसने राजस्थान के समाज और राजनीति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। चलिए देखते हैं कि इस क्रांति के दूरगामी परिणाम क्या हुए। विद्रोह के बाद बहुत कुछ बदला। अंग्रेज समझ गए कि सामंती ताकतें उनके लिए खतरा हैं, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उनकी शक्ति को कम करना शुरू कर दिया। जिन राजाओं ने वफादारी दिखाई, जैसे जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय, उन्हें सितारे हिंद जैसी उपाधियां देकर इनाम दिया गया। वहीं क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद करने वाले अमरचंद बांटिया को फांसी दे दी गई, जिन्हें आज उनके बलिदान के लिए 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि आम जनता में आज़ादी की एक नई चेतना पैदा हुई, और इस चेतना को जिंदा रखने का काम किया उस दौर के कवियों ने। सूर्यमल मिश्रण जैसे राजकवि भी अब क्रांतिकारी लेखक बन चुके थे। बांकीदास ने अपनी मशहूर पंक्ति "आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर" से शासकों को ललकारा, तो वहीं शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहकर उनकी असलियत को उजागर किया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 1857 के इस संग्राम को हम क्या माने? क्या ये सिर्फ एक स्थानीय और असफल कोशिश थी, या फिर ये राजस्थान की आज़ादी की लंबी लड़ाई का पहला और सबसे ज़रूरी अध्याय था? इसका जवाब शायद इतिहास को देखने के अपने अपने नज़रिए में छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।